Hi buddies, how are you? All of you fine? In last lecture, we bifurcated the transaction in two parts. Now we will try to understand when you write this transaction in journal, which is your next lesson, then how your thinking process start. Okay, if you will follow this pattern, you will set up your mind accordingly, then definitely you will not going to lose anything, and your thinking should it will go in appropriate track. Okay, and because of that reason, this is your last part where you to interpret the transaction. आपको transaction को कैसे interpret करना है, बराबर है? So that you have to understand. So interpretation of transaction. So your first step when you deal with any transaction, okay, so you have to interpret whether transaction is economic or non-economic. It is the first step. Whenever you read the transaction, the first thing which should come in your mind, immediately you have to think whether transaction is economic or non-economic. Suppose I gave one example. Give rupees 20 to beggar from the back pocket. Okay, and second one I am writing here. Give rupees 20 to beggar from cash counter. This two transaction you observe, ये दोनों transactions को आप देखिए जरा. So you will get the idea. आपको समझ में आएगा. First one, what it is saying? Give rupees 20 to beggar from the pocket. Pocket में से दिए, अपने पैसे में से, अपने जेब में से आप दे रहे हो, तो it is not affecting your business. आपके बिजनेस में कुछ कम नहीं हो रहा है, या आपके बिजनेस में कुछ नहीं आ रहा है. आपको ये सोचना पड़ेगा. So you start from here whether it is economic and non-economic. अगर बिजनेस को असर ही नहीं कर रहा है, आपके बिजनेस में कुछ ये नहीं है, तो that is of course non-economic transaction. But see the next one. Give rupees 20 to the beggar from cash counter. गले में से निकाल के पैसा दिया है, तो डेफिनेटली गले का रोकड़ा जो है क्या हुआ? कम हुआ. बिजनेस का कम हुआ. That's why it is a. अब बाद में हम डिसाइड करेंगे कि भाई क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, बराबर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन फर्स्ट यू डिसाइड whether transaction is economic or non-economic. So if this type of wordings are coming, so your interpretation should be appropriate. आपका जो उसको लेकर जो अर्थघटन है, वो अर्थघटन सही मायनों में होना चाहिए. Then only you can write the correct answer, otherwise not. And second thing, whenever you think about the transaction, always treat yourself that person you are. मैंने ये पहले भी बोला है, वापस आज रिपीट कर रहा हूँ. आप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हो. यू आर द ऑनर. आप ऑनर हो. सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे? इज इट क्लियर? ये पहले सोचना कि मैंने ये ट्रांजेक्शन किया है, सो व्हाट आई विल डू. सो वंस यू डिसाइड transaction is economic or non-economic. Suppose transaction is not economic, so no books of accounting. अकाउंट में इसकी जगह ही नहीं है, यहीं पे पिक्चर पूरा हो गया. आगे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है.
देयर इज नो नीड एट ऑल, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, गिव्स ₹20 टू द बैगर फ्रॉम कैश काउंटर, कैश काउंटर से जो है बैगर को, भिखारी को जो है क्या कहते हैं, आपने 20 रुपए दिए। ओके, ठीक है, हमें कैश काउंटर से भिखारी को दिए। अब ये ट्रांजेक्शन आपका क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन हो गया। अब कैश ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे क्या, उसके बाद में आगे क्या सोच रहे, ट्रांजेक्शन इज कैश, इफ कैश देन कैश इज गोइंग और कमिंग, आ रहा है या कैश जा रहा है। अब डेफिनेटली अगर कैश जा रहा है तो कैश रियल अकाउंट है, दैट यू नो। अब रियल अकाउंट जाने के लिए क्या रूल बोलता है, इमीडिएटली इधर स्पार्क होना चाहिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट को आप लोग यहाँ पर क्रेडिट करोगे, यू विल डू द कैश अकाउंट क्रेडिट। इज इट क्लियर? कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड हियर, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन हैज राइज टू whom you will debit। अब आप बोलोगे भिखारी पर्सनल अकाउंट है, अब आपका इंटरप्रिटेशन ऐसा गया तो क्या होगा, तो आप बैगर अकाउंट डेबिट लिखो। नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि बेगर आपसे रोज डील नहीं कर रहा है, रोज आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो। ये ऐसा खर्चा है जो कभी कभार होता है, और ऐसे एक्सपेंस को मिसलिनियस एक्सपेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग जो डालेंगे, दैट इज द मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर बैगर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। आप ये बोलोगे सर मैंने जो इंटरप्रिटेशन में किया कि भाई भिखारी जो है पर्सनल अकाउंट है, नाम है भाई किसी का, नो नॉट एट ऑल। नाम भले है लेकिन ही इज नॉट डीलिंग विथ यू डेली। तो रोज आपके काउंटर पे आ रहा, रोज आप उसको 20 रुपए दे रहे हो, इट इज नॉट सो। वो कोई आपका ग्राहक नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से हुआ एक खर्चा है। आप होटल में गए, आपने किसी को चाय पिलाई, चाय के लिए खर्चा हुआ, कैश गया है, यस कैश हैज गॉन, बट यू विल नॉट राइट द टी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगेन मिसलिनियस, ऐसे बिजनेस में जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं उनको हम लोग मिसलिनियस हेड के नीचे डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खर्चे हैं एंड दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस टू बी डेबिटेड, दैट वन यू कीप इन योर माइंड। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब इसके आगे हम लोग जर्नल करने जा रहे हैं बच्चों। भैया इसका मैं यहाँ पे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ जर्नल का, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड चैप्टर विल बी स्टार्ट जर्नल फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, इमीडिएट अगले लेक्चर से जो है आपका थर्ड चैप्टर शुरू हो जाएगा। सो दिस वन यू हैव टू कीप इन योर माइंड, मीन्स योर इंटरप्रिटेशन शुड अप्रोप्रिएट। ओके, देयर शुड बी नो काइंड ऑफ एम्बिगियस, नो कंफ्यूजन, वेरी क्लैरिटी शुड बी देयर। और वो तभी होगा व्हेन यू विल थिंक द साइंटिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आगे पिक्चर खत्म हो गई कि भाई ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक था, नॉन इकोनॉमिक, कैश है, क्रेडिट है। ओके, ठीक है, जरा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, यू विल गेट मोर आइडिया, और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। Now I already explained you the concept how you determine whether transaction will be cash or credit. Okay, so I am not going to repeating here that thing, मैं फिर से उसको repeat नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, but okay, I am showing you how to interpret the transaction. Goods ₹500 sold to सुशांत। सुशांत को जो है 500 रुपए का सामान बेचा। You are the owner, you sold. Okay, now you decide from here transaction is
इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब आपने सामान बेचा है यानी आपका जो है स्टॉक कम हुआ है, यानी आपके बिजनेस में से कुछ निकल कर बाहर गया है, सो ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन इज इकोनॉमिक। नाउ थिंक वेदर इट इज कैश और क्रेडिट। सॉरी, अब यहाँ पे अगर आप रीड कर रहे हो सोल्ड किया है बट कहीं पे कोई कैश की बात नहीं कर रहा है, ऑन कैश वर्ड इज नॉट मेंशन, देन बाय नेचुरल दिस ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको ये ऐसे सोचना पड़ेगा तो आपके आंसर करेक्ट आएंगे। अगर आपका ये सोचने का पैटर्न अगर आपने नहीं सेट किया, आप कुछ भी आड़ा उधर सोच के करोगे तो आपका एक भी आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अब आपको मालूम पड़ गया ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, यू हैव सोल्ड द गुड्स, so immediately ask what is goods, means whether it is personal account, real account and nominal account। इन तीनों के अलावा और चौथा कुछ नहीं हो सकता है। तो goods is real account, goods is going, goods जा रहा है, credit what goes out। if goods is going, cash is not coming, then someone is there who is receiving that goods। who is that? Sushant। Sushant is personal account, personal account what say debit the receiver, so you will write here Sushant account debit, what has gone from you, goods, what from sales, sales account, Sushant account debit to sales account। okay, आ गया। if cash is going or cash is coming but it is not there, then if credit transaction, name of the receiver or giver, दो ही बातें होंगी, या तो आपके पास से सामान जाएगा या आएगा, दो ही बातें होंगी। तो रिसीवर कोई होना चाहिए, गिवर कोई होना चाहिए, तो यहाँ पर रिसीवर है क्योंकि यू आर द गिवर एंड व्हाट इज यू आर गिविंग गुड्स। ओके, तो गुड्स इज गोइंग, दैट इज क्रेडिट, देन हु इज द रिसीवर? सुशांत इज द रिसीवर, सो सुशांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर? ये दूसरे टाइप के ट्रांजैक्शन होंगे जहाँ पर या तो आप उधारी में बिजनेस कर रहे होंगे या आप रोकड़े में बिजनेस कर रहे होंगे, ये दो चीज़ें। अब इसके अलावा अब इसकी जगह पे अगर गुड्स की जगह पे यहाँ पे ऐसा होता था, फर्नीचर रुपीज 500 सोल्ड टू सुशांत रुपीज, तो सुशांत ऑन कैश। अब ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया? अब ये क्रेडिट नहीं बचा क्योंकि ऑन कैश वर्ड आया तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अब कैश ट्रांजैक्शन आया तो टू थिंग्स आ गया, फर्नीचर रुपीज 500 सोल्ड, आपने फर्नीचर बेचा, सो व्हाट यू रिसीव हियर? कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट इज गोइंग फ्रॉम यू? फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू। अब यहाँ पे हम बोलोगे सर हम लोग सेल्स लिखेंगे तो सेल्स और परचेज इज ऑलवेज कंसर्न विद गुड्स, वह गुड्स के साथ ही रिलेट करता है, बाकी किसी चीज के साथ रिलेट नहीं करता है। ये ध्यान रखना बराबर से। इज इट क्लियर? ये आपके खोपड़ी में इधर बराबर आना चाहिए और यकीन मानना मेरा, जिसका जर्नल परफेक्ट है, जिसने जर्नल बराबर से सिखाई है, इस स्टेप को बराबर अंडरस्टैंड किया, he will he never be failed in account, क्योंकि ये फाउंडेशन है। और एक चीज याद रखना, जर्नल करेक्ट होगा तो आगे के सारा का सारा करेक्ट होगा, और आपने अगर इधर ही गड़बड़ कर दिया तो सब उबाड़िया हो जाएगा। सो दैट वन यू कीप इन योर माइंड। ओके, सो ये इतना मैंने बताया। अब ट्रांजेक्शन कैश और क्रेडिट, बहुत बार ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि ट्रांजेक्शन कैश और क्रेडिट ही हो, बराबर है। तब आपको यहाँ पे चौकड़ा मारना पड़ेगा, इधर से सोचना पड़ेगा। देखो कैसे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर देन कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन कैश और क्रेडिट नहीं है तो कैसे सोचोगे? सपोज एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, पेड सैलरी टू मिस्टर कुंदन, आपने मिस्टर कुंदन को सैलरी पे की ₹600।
अब यहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन ऐसे करोगे कि ये ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है, बोले ऑन कैश तो लिखा नहीं है, ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, तो आपको इमीडिएटली खोपड़ी में आना चाहिए। हम कभी भी किसी का पगार उधार में नहीं रखते हैं। किसी मजदूर को बोला मेरा उधार में काम करने करके, सामान उधार में हो सकता है, बराबर है, किसी का सर्विस जो है उधार में नहीं होती है। आप बस में टिकट लेके ही बैठते हो या प्रीपेड पास लेके बैठते हो, तो सर्विस बहुत रेयर केस में उधार में होती है। गुड्स उधार हो सकता है, वो क्रेडिट हो सकता है, सर्विस कभी भी उधार होती नहीं है। या तो वो प्रीपेड होती है या वो पोस्ट पेड होती है, लेकिन इमीडिएटली जो है उसका निकाल आ जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आपने सैलरी पे की, यू पेड द सैलरी, सो एक चीज तो पक्की है, रोकड़े में ही करोगे तो कैश इज गोइंग, आपके बिजनेस में से कैश निकल के गया, किसी को दिया, बराबर है, तो आपने सैलरी अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, बराबर है, बिकॉज सैलरी इज एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस टू बी डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड। व्हाट इज गोइंग फ्रॉम यू? कैश, क्योंकि कैश फॉर्म में सैलरी जा रही है। अब आप बोलोगे सर कुंदन क्यों नहीं, हम ये नहीं लिख सकते कुंदन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वाई? तो आप लोग बोलोगे सर डेबिट द रिसीवर, लेकिन इंटरप्रिटेशन जब आप करते हो तो व्हाट इज योर एक्सपेंस? सैलरी इज योर एक्सपेंस। अगर आप ये कर रहे हो उसका मतलब तो ये हुआ कि कुंदन आपके लिए डेटर हो सकता है, सॉरी क्रेडिटर हो सकता है, कि आपने उसको पेमेंट किया। यहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप उसको सैलरी दे रहे हो, उसका मेहनताना दे रहे हो। तो जब मेहनताना दोगे तो मेहनताना डेबिट होगा, पार्टी डेबिट होगी नहीं, ये याद रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंटरप्रिटेशन अगर आप अप्रोप्रिएट करोगे तो आपका सम रॉन्ग होगा नहीं। एंड द लास्ट एक और चीज़ तो जाने आने के, अब आने के लिए देखिए, अब आने के लिए देखिए, received ₹600 as commission from कार्तिक। कार्तिक से कमीशन लिया, कमीशन मिला। अब आपका इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए? यहाँ पर ये जो है कैश और क्रेडिट वाली बात नहीं है, कमीशन आ रहा है, अदर देन कैश और क्रेडिट है ये, ओके। तो कमीशन आ रहा है तो किस फॉर्म में आ रहा है? कैश फॉर्म में आ रहा है। व्हाट इज कैश? रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश आ रहा है तो किस फॉर्म में आ रहा है? कमीशन में आ रहा है। कमीशन इज योर नाउ इनकम ईयर, कमीशन इज नाउ नॉमिनल अकाउंट, all profit and gain to be credited, so cash account debit to commission account। अब अगर आप यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कार्तिक अकाउंट लिख दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। कार्तिक इज गिवर, आप बोलोगे सर कार्तिक ने दिया ना, कार्तिक इज पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, नो नॉट एट ऑल। दैट्स व्हाई आई सेड आपका इंटरप्रिटेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई के और जितना भी आपका इनिशियल ट्रांजेक्शन है बच्चों इसी के आजू बाजू में घूमता है और इसके अलावा किसी और चीज़ में घूमता नहीं है। यहाँ पर एक लास्ट चीज़ एक्सप्लेन करके देता हूँ एंड देन दिस टॉपिक विल बी ओवर, ये ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट इज़ द कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बराबर है, ये याद रखना, दैट इज लास्ट। और फिर हम लोग जो है अपना अगला चैप्टर जो है शुरू करेंगे। See, cash discount and credit discount। अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ
इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा, सिर्फ इतना यहाँ पे बताता हूँ तुमको कि कैश डिस्काउंट भी नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी क्रेडिट डिस्काउंट भी नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश डिस्काउंट भी शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ, देखो जरा, सोल्ड गुड्स रुपीज 500 to Kamla at 2% trade discount। आपने 2% ट्रेड डिस्काउंट में आपने जो है गुड्स बेचा। अब आप ट्रेड डिस्काउंट में बेच रहे हो तो यू विल नेवर शो इट। तो सबसे पहले ये 500 का आपको 2% यानी 2/100। अब जब आप कंप्यूटर में मतलब आपके कैलसी में जब आप ये करोगे तो आपको दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए परसेंट का मतलब 2/100 होता है, बराबर है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ओरली कैंसिल कर दो दिमाग में, 5 × 10 करोगे तो 10 रुपीज़ आएगा। तो 500 रुपये का 2% यानी ये देखो 2 जीरो में 5 × 10 यानी 490 रुपीज़। यानी जब आप ट्रांजेक्शन डालोगे तो आप 490 रुपीज़ का डालोगे। अब आपने यहाँ पे क्या किया, सोल्ड गुड्स हैज गॉन एंड कमला इज रिसीवर बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये याद रखना। व्हेनेवर ट्रेड डिस्काउंट टॉपिक विल कम इट इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो हियर यू विल राइट Kamla account and debit the receiver. What is going? Goods sales account। और आप यहाँ पर कितना 490 रुपीज़, 490 रुपीज़ आप लिखोगे। इज इट क्लियर? सिमिलरली कैश डिस्काउंट जो है ये अभी थोड़ा और वास्ट टॉपिक है। जब सम प्रैक्टिकली आएगा एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल how to show it, okay, in both the condition when we purchase the goods and when we sold the goods, okay। so this much is enough and this is last here। और इसका कोई PDF नहीं है, reason is that